हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइए हम लोग वेरी क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। दैट इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या जरूरी बातें जरूरी है, ये सारे एसेंशियल हैं उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। नंबर 1 जो हमने देखा था, that was agreement, that there must be agreement. नंबर 1 क्यों? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है याद कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल, सो देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, एंड नॉट ओनली एग्रीमेंट बट एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। याद आया? नंबर 2, there must be intention to create legal relationship. देखिए भैया, सोशल या मॉरल एग्रीमेंट्स में कोई इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होता ही नहीं है जब तक कि स्पेसिफिकली बताया, मेंशन नहीं किया गया हो। जबकि कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में इट इज अ प्रिजम्पशन दैट द पार्टीज वांट टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। और हमने कल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश केस पढ़ा था, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर का, हस्बैंड और वाइफ का जो एग्जाम्पल था, याद आ रहा है ना? ठीक है। द थर्ड वन इज लॉफुल कंसिडरेशन। ब्राइब के नेचर में कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऑफ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल लिया था कि आप नौकरी देने का वादा करने के बदले में उसे 5 लाख रुपए दे रहे हैं, तो भैया दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन तो मिल रहा है, बट दिस इज नॉट अ लॉफुल कंसिडरेशन, सो इट इज इनटू द नेचर ऑफ अ ब्राइब एंड दस अनलॉफुल कंसिडरेशन। चौथा एग्जाम्पल, चौथा एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, competency to contract, that is the parties must be competent to enter into a contract. A party is competent कब? only जब ये तीनों बातें सेटिस्फाई हो रही हो। He is a major aged person and not a minor. Number 2, he is of sound mind. एक बंदा साउंड माइंड का कब कहलाता है? जब एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कल भी मैंने इसी पॉइंट पे स्पेसिफिकली एम्फेसाइज किया था, प्रेशर दिया था, दैट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड मेक अ जजमेंट कि उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का उसके हितों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, implications of making that contract upon his own interest. Next, the first one, he should be a major aged person and not a minor person. Number 2, he should be of sound mind, and number 3, he should not be a person who has been specifically disqualified by law for entering into particular kinds of contract. For example, insolvent आदमी को अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने की मनाही होती है, लेकिन वो दूसरे तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे कि नौकरी करने के लिए कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो वो बना सकता है। पहले 3-4 समझ लिए। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। Consensus ad idem is next essential element of a valid contract. Consensus ad idem यानी कि meeting of minds, यानी कि agreeing upon the same thing in the same sense. Same sense का मतलब same thing in the same sense का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? काला घोड़ा सफेद घोड़ा का एग्जाम्पल। ए ने बी के पास में 2 घोड़े थे, एक तो ब्लैक हॉर्स, एक व्हाइट हॉर्स। काला घोड़ा सफेद घोड़े का एग्जाम्पल लिया था ना। ए ने तो ऑफर दिया था काले घोड़े का, लेकिन बी ने हाँ कैसे बोल दी? सफेद घोड़े की समझ की। तो दे आर नॉट एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, क्योंकि उनका मीटिंग ऑफ माइंड सही तरीके से उस बात को लेकर नहीं हुआ था। So the fifth essential element, consensus ad idem, that is meeting of mind. Sixth essential element, that is parties must give free consent, यानी कि जबरदस्ती ली गई कंसेंट नहीं होनी चाहिए। इसमें 4 या 5 हम जब इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, फ्री कंसेंट के चैप्टर को, तब हम देखेंगे। और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था
यदि आपको ऑफर देते वक्त जबरदस्ती कनपट्टी पे बंदूक रख दी गई है तो फिर फ्रीली कंसेंट नहीं, आपके ऑफर के लिए जो आपने एक्सेप्टेंस दी है उसे फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट लॉफुल ऑब्जेक्ट। देयर मस्ट बी लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट, देखिए मैंने इसे लिख के और स्ट्राइक थ्रू कर दिया है, काट दिया है। अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव के साथ में नहीं बनाना है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना है विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, जिसे लॉ ने मना कर दिया हो, या फिर डायरेक्टली तो वो किसी लीगल प्रोविजंस को हैम्पर नहीं कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली इट इज डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ। इसमें क्या एग्जांपल लिया था, दैट 4 लोगों ने आपस में एग्रीमेंट बनाया कि हम लूट करेंगे और उस लूट के माल को आपस में बरोबर बरोबर बांट लेंगे। तो एग्रीमेंट तो बरोबर बांटने के लिए है, लेकिन कैसे पैसे को बांटने के लिए है, जो लूट के द्वारा अर्जित किया गया है। सो इट इज डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ, तो ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा बेटा। नेक्स्ट इज फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए, इंजरी टू अनदर पर्सन और प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, एंड अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। ये जो पब्लिक पॉलिसी वाला पॉइंट है ये बाद में आपके और डिटेल में देखा जाएगा। कुल मिला के कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का ऑब्जेक्टिव लॉफुल होना चाहिए, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, एग्रीमेंट की स्टेज पे ही रुक जाएगा, क्योंकि वो लीगली एनफोर्सेबल ही नहीं हो पाएगा। है ना भाई, सही बात है बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको? ध्यान से देखिए, लॉ की खूबसूरती क्या है कि आप जितना इसे समझने की कोशिश करेंगे बेटा, उतना आपको अच्छा लगेगा समझने में, जबकि आप यदि इसे रट्टाफिकेशन मारने की कोशिश करेंगे, रटने की कोशिश करेंगे, तो आप ज्यादा दिन तक इसको याद नहीं रख पाएंगे, जबकि समझा हुआ होगा तो ताउम्र आपको कंसेप्ट्स क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज वॉइड और इलीगल। जिस एग्रीमेंट, जिस ऑब्जेक्टिव से आप एग्रीमेंट बना रहे हैं उसे कोई भी लॉ में गलत यानी कि नॉन एनफोर्सेबल या इलीगल, जो कि लीगल नहीं है, वैसा घोषित किया हुआ है, तो उस तरीके के एग्रीमेंट्स आप नहीं बना सकते हैं। यदि वैसा एग्रीमेंट कहीं पर भी वॉइड या इलीगल घोषित नहीं किया हुआ है तो ही आप उसको लेके कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। दिस इज द नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट। नाउ पॉइंट नंबर 9, नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट, दैट इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग डिराइव किया जाना चाहिए, या तो डायरेक्टली मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं आनी चाहिए इंटरप्रिटेशन में। कल आपको एग्जाम्पल दिया था, 2 एग्जाम्पल दिए थे, एक तो मूंगफली के तेल बेचने वाले से आप यदि 100 लीटर मांगते हैं तेल और डिफाइन नहीं करते हैं कौन सा तेल, तब तो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग ऑटोमेटिकली सर्कमस्टांसेस से ही हम लोग निकाल लेंगे। सिंपल है या नहीं बेटा? और दूसरा, यदि एक घर किराए पे लेने की बात होती है और एक्स वाई को बोलता है सर यदि आपका घर, अभी तो हम 10,000 रुपए दे रहे हैं, घर यदि लकी प्रूव हो गया तो मैं आपको 15,000 भी दे दूंगा, तो ये एम्बिग्विटी आ रही है, मीनिंग अनसर्टेन हो रहा है इससे। ठीक है, तो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जो भी, जिस भी बात के लिए आप लोग एग्रीमेंट बना रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। इफ द एक्ट इज इम्पॉसिबल टू डू तो फिर वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक दोस्त राम ने श्याम को के साथ में क्या एग्रीमेंट किया कि श्याम बाबू आप मेरा ये काम कर दीजिए, बदले में मैं आपके लिए आसमान से चांद और सितारे तोड़ के लाऊंगा। क्या आसमान से वाकई चांद और सितारे तोड़ के लाना पॉसिबल है बेटा? बिल्कुल नहीं। इसलिए पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। लास्ट वन, नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज भी होनी चाहिए। नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज यदि रिक्वायर्ड हैं तो पूरी होनी चाहिए। देखिए कल बात मैंने आपके साथ में एक डिस्कस की थी, कभी भी दिमाग में ये बात इंप्रेशन मत रखना कि कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा रिटन फॉर्म में ही होंगे।
oral contracts are also valid form of contract, so contract might be oral as well as written as well, दोनों में से कोई भी प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए हमारा लॉ ने पहले से ही डिफाइन कर दिया है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए दे शुड बी इन राइटिंग, दे शुड बी रजिस्टर्ड, दे शुड बी, मतलब उन पे प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी भरी हुई होनी चाहिए। जब कोई जमीन खरीदते या बेचते हैं तो वो राइटिंग में ही होनी जरूरी है, रजिस्टर्ड होनी जरूरी है, ठीक है, उस पे नेसेसरी स्टाम्प ड्यूटी भरी हुई होनी चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज भी पूरी होनी चाहिए। तो हमने बहुत जल्दी एक क्विक रिकैप देख लिया जो हमने कल पढ़ा था, दैट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होते हैं। देखो बच्चों, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसे बार बार यदि रिवाइज करेंगे क्लास में आने से पहले, और मैं भी अपनी तरफ से एक कोशिश करूंगा कि आपको उसे रिवाइज करा दूं, तो क्या एडवांटेज मिलेगा, जितनी बार हम लोग रिवीजन करेंगे उतनी बार हमारे दिमाग में वो परमानेंटली उसका इंप्रेशन बनना चालू हो जाएगा। और यदि ठीक है बस क्लास देख लिए, वीडियोस देख लिए और आपने साथ का साथ उसे नोट डाउन नहीं किया, तो फिर और उसे अगले दिन जब नोट ही नहीं किया तो रिवाइज भी क्या करेंगे, सीधा दूसरी क्लास खोल के बैठ जाएंगे, तो फिर मजा नहीं आएगा और आपको उस क्लास को अटेंड करने का पूरा फायदा नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में पिछली वाली क्लास का रिकैप करने का, और आपको अपने घर पे तो मेहनत करनी ही है। आइए अब हम नेक्स्ट पार्ट अपना स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस डेफिनेशंस जो आज दिन तक मैंने आपको पढ़ाया है, लाइक ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, वगैरह वगैरह। उनकी कुछ डेफिनेशंस में आज आपको लॉ में उनको डिफाइन कैसे किया गया है। अभी तक तो मैंने आपको अपनी लेमैन लैंग्वेज यानी कि एक आम आदमी की भाषा में समझाना चालू किया, अब उनकी डेफिनेशंस भी पढ़ना हमको जरूरी है, तो मैं आज आपको कुछ डेफिनेशंस से रूबरू कराता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम चालू करते हैं डेफिनेशंस की तरफ देखना। देखिए, आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि एक डेफिनेशन को ढंग से समझने के लिए या फिर लीगल भाषा को ढंग से समझने के लिए आप यदि उसे पार्ट्स में ब्रेक कर करके पढ़ेंगे तो आपको वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। लॉ का नियम, कानून का नियम होता है कि आपने यदि उसे समझना है तो उसे पार्ट्स में ब्रेक कीजिए और समझिए, आपको उसका ट्रू इंटरप्रिटेशन समझ में आएगा। मैं आपको साथ में करके भी दिखाऊंगा। तो हम लोग सबसे पहले कहानी कहां से स्टार्ट होती है बेटा, प्रपोजल या ऑफर से। अपना ट्री नीचे से आप लोगों ने देखा ही होगा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर को प्रपोजल भी बोला जाता है। सो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन makes agreement, and agreement when legally enforceable it becomes a contract। तो आइए हम लोग सबसे पहले ऑफर या प्रपोजल की डेफिनेशन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वर्ड प्रपोजल काम में लिया गया है, ऑफर काम में नहीं लिया गया है, लेकिन डे टू डे पार्लांस में समझने के लिए हम लोग वर्ड ऑफर ही काम में लेते हैं, बिकॉज ये ज्यादा यूज होता है। सो ऑफर या प्रपोजल एक ही बात है। आइए डेफिनेशन पढ़ना चालू करते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज ए में ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसे प्रपोजल को डिफाइन किया गया है। अ पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल व्हेन he signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence। अब भैया ऐसे ही पढ़ लिया, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। आइए पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ना चालू करते हैं इसको। अ पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल व्हेन, एक आदमी
प्रपोजल दे रहा है, ये मान लिया जाएगा कब, जब दो पार्ट्स फॉलो होंगे। नंबर 1, ही सिग्निफाइज टू अनदर, यानी कि उसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, एक्स को वाई को सिग्निफाई करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा क्या, हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, यानी कि ही सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस। तो पहला पार्ट क्या हो गया, देखिए, ही सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। विद अ व्यू, सेकेंड पार्ट क्या हो गया, क्यों वो दूसरे आदमी को अपना ऑफर सिग्निफाई करता है या कम्युनिकेट करता है, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर, ये अदर का मतलब पर्सन है, टुवर्ड्स सच एक्ट और एब्सटीनेंस। तो इसमें मोटे मोटे तौर पे दो बातें निकल के आई है। पहली क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय वन पर्सन, कि मैं ऐसा चाहता हूं, वो अपनी पर्सनल विलिंगनेस दूसरे आदमी के सामने एक्सप्रेस करता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, राम ने लक्ष्मण को ऑफर दिया, क्या आप अपनी कार मुझे 9 लाख रुपए में बेचेंगे, मैं आपकी कार 9 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूं। सो राम ने श्याम को क्या अपनी विलिंगनेस क्या बताई, मैं आपकी कार 9 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूं। सो व्हेन अ पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर, यानी वो पहली बात तो दूसरे को कम्युनिकेट कर रहा है, क्या कम्युनिकेट कर रहा है, हिज विलिंगनेस, मैं ऐसा चाहता हूं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब ये टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग में से टू डू वाला पार्ट तो समझ में आ गया होगा। कैसी विलिंगनेस है, आपकी कार खरीदने की विलिंगनेस है। सो ही सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, यानी कि ये एक तरीके का पॉजिटिव ऑफर हो गया। क्या पॉजिटिव ऑफर हुआ, क्या मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं, क्या आप अपनी कार 9 लाख रुपए में बेचेंगे। और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग इज नेगेटिव ऑफर, कुछ नहीं करने का ऑफर। पॉजिटिव ऑफर तो क्या होता है बेटा, कुछ करने के लिए ऑफर, और नेगेटिव ऑफर क्या होता है, कुछ नहीं करने के लिए ऑफर। ऑफर कैसा भी हो सकता है, ऑफर कैन बी अ पॉजिटिव ऑफर टू डू समथिंग, और ये देखो, ऑफर कैन बी अ पॉजिटिव ऑफर दैट इज एन ऑफर टू डू समथिंग, और अ नेगेटिव ऑफर नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, तो नॉट टू डू समथिंग ऑफर का भी एक एग्जांपल देख लें कि एक ऑफर नेगेटिव ऑफर कैसे हो सकता है। एक्स और वाई के बीच में कुछ पैसे का लेन देन चलता था, और वाई को एक्स के 1 लाख रुपए अभी चुकाने बाकी थे। काफी टाइम से एक्स वो पैसा मांग रहा था, लेकिन वाई उसे वो पैसा चुका ही नहीं रहा था। तो अब समझने की कोशिश कीजिए, एक्स ने वाई को एक ऑफर दिया कि यदि तू मेरा 1 लाख रुपया अगले 2 महीने के अंदर चुका देगा तो मैं तुझ पे केस नहीं करूंगा। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, नेगेटिव ऑफर, कुछ नहीं करने के लिए ऑफर। बात समझ में आई? तो इस डेफिनेशन से पहला पार्ट आपको समझ में आया या नहीं आया? अ पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल या ऑफर व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर, दूसरे को बताता है हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। यानी इस पहले हिस्से से क्या बातें निकल के आ रही है? नंबर 1, एक ऑफर देने वाले को जिसे ऑफर दिया जा रहा है, पहली बात उसे अपना ऑफर कम्युनिकेट करना पड़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आ रही है इस डेफिनेशन से? ऑफर कैन बी अ पॉजिटिव ऑफर और अ नेगेटिव ऑफर। कुछ करने के लिए ऑफर भी हो सकता है और कुछ
नहीं करने के लिए भी हो सकता है। ये अभी तक इस पहले हिस्से में से दो बातें, पहले पार्ट जो मैंने ये बताया आपको, इसमें से ये दो बातें निकल के आ रही हैं। दैट ऑफर सामने वाले को कम्युनिकेट करना पड़ता है, और दूसरी बात, ऑफर कैन बी अ पॉजिटिव ऑफर और अ नेगेटिव ऑफर। और तीसरी बात, सामने वाले को क्या कम्युनिकेट करना पड़ता है, अपनी विलिंगनेस, यानी कि एक्सप्रेस करनी पड़ती है अपनी विलिंगनेस। ये इसी को हमने इसका मेन पॉइंट माना है। अब ये एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस क्यों की जाती है, ऑफर देने वाला, ऑफर जो दे रहा है और जिसको ऑफर दिया जा रहा है उसे एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस क्यों करनी पड़ती है, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट, एसेंट यानी कि कंसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, जिसे ऑफर दिया जा रहा है, टुवर्ड्स सच एक्ट, एक्ट यानी कि पॉजिटिव ऑफर है तो उसके प्रति, और एब्सटिनेंस यानी कि एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग यानी कि नेगेटिव ऑफर है तो उसके प्रति। तो सेकंड पॉइंट क्या है, ऑफर क्यों दिया जाता है, सेकंड पॉइंट क्या है, ऑफर क्यों दिया जाता है, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ अनदर पर्सन। यदि आप केवल अपनी विलिंगनेस ही सामने वाले को दिखा रहे हो और आपका उसकी कंसेंट लेने का कोई मन नहीं है, आप जस्ट एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी विलिंगनेस, तो वो ऑफर देने की कैटेगरी में नहीं आएगा। बात को वापस समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप केवल अब फर्स्ट पार्ट को ही पूरा कर रहे हो, आप अपनी विलिंगनेस बता रहे हो और आपकी उसकी सामने वाले की कंसेंट लेने के लिए अपनी विलिंगनेस नहीं बता रहे हो, तो फिर क्या होगा, वो ऑफर, चूंकि ऑफर में की डेफिनेशन में ये बोला गया है दोनों पार्ट होने चाहिए, दूसरा पार्ट मिसिंग है, तो क्या वो ऑफर कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। आओ देखते हैं ये सेकंड पार्ट वाला कितना इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। बेटा, एक्स ने वाई को बोला, यार मैं सोच रहा हूं, आई एम विलिंग टू सेल माई फैक्ट्री इन ₹50 lakhs। मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी फैक्ट्री 50 लाख रुपए में बेच दूं, ठीक है। लेकिन उसने वाई को बस ये बोला कि मैं सोच रहा हूं, उसने वाई को उसका वाई का कोई कंसेंट इसके प्रति लेने की इच्छा नहीं थी। तो सेकंड वाले पार्ट मिसिंग हो गया या नहीं हो गया, यस हो गया। तो ये एक्स द्वारा वाई के लिए कोई ऑफर नहीं है, जबकि पहले एग्जाम्पल में एक्स वाई को बोलता है, क्या आप अपनी कार 10 लाख रुपए में मुझे बेचेंगे, तो मैं विलिंगनेस तो एक्सप्रेस कर ही रहा हूं अपनी, ठीक है। और किस लिए मैं अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस कर रहा हूं, सामने वाले जिसकी कार है उसकी कंसेंट लेने के लिए, हाँ सर मैं बेचूंगा आपको। जबकि सेकंड वाले एग्जाम्पल में जहां पर फैक्ट्री 50 लाख रुपए में बेचने का सोच रहा हूं, उसमें मेरी वाई की एसेंट या कंसेंट लेने की बात ही नहीं की गई है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन, एक प्रैक्टिकल लाइफ क्वेश्चन आवे आपके, जहां पर एक्स वाई को बोलता है, यार मैं सोच रहा हूं अपनी फैक्ट्री 50 लाख रुपए में बेच दूं, ठीक है, और वाई उस पे एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड बोल दे, पर चूंकि जब ये ऑफर वाला पार्ट ही पूरा नहीं हुआ है, तो क्या उस ऑफर के प्रति एक्सेप्टेंस आगे का ट्री कंटिन्यू करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि ये पार्ट ही मिसिंग हो जाएगा। तो बात समझ में आई आपके। अ पर्सन इज सेट टू मेक अ प्रपोजल व्हेन नंबर 1 he signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other towards such act or abstinence। ऑफर क्यों दिया जाता है, सामने वाले की कंसेंट लेने के लिए, जैसा भी ऑफर है, पॉजिटिव ऑफर है तो उसके प्रति, और नेगेटिव ऑफर है तो उसके प्रति। आ गई प्रपोजल या ऑफर की डेफिनेशन समझ में, क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज ए में डिफाइन की गई है। बात यदि डेफिनेशन को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो एक एक हिस्सा अपने आप में एक कहानी बयां करेगा। चिंता बिल्कुल मत करना, हम लोग आपके लिए ही यहां पर हैं, आपको समझाने के लिए हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, इसे 2 बार देखेगा, 3 बार देखेगा वीडियो को, अपने आप समझ में आएगा। और फिर भी प्रॉब्लम हो
तो नंबर्स दिए गए हैं वीडियो के बिगनिंग में, उस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उस पे एक टाइम पीरियड जो भी आपको जितेंद्र सर बताएंगे उसके बीच में कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आइए, एन ऑफर is an expression of willingness by one party to another to enter into an agreement on stated terms with an intention to obtain the assent of the another। ये भी बात हमने समझ ली है। एंड ऑफर कैन बी पॉजिटिव ऑफर और अ नेगेटिव ऑफर। पॉजिटिव ऑफर का एग्जाम्पल हम आपके साथ में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, और नेगेटिव ऑफर का एक एग्जाम्पल कि मैं आप पे केस नहीं करूंगा। तो ऑफर क्या दिया, आप मेरा पैसा चुका देते हैं तो मैं अगले 2 महीने में चुका देते हैं तो मैं आप पे केस नहीं करूंगा। तो ये नेगेटिव ऑफर का एग्जाम्पल है। और 2 पार्ट्स समझ में आ गए होंगे आपको ऑफर के। आइए, अब ऑफर के बाद में ट्री में किसका नंबर लगता है? ऑफर के बाद में एक्सेप्टेंस का। बट ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन जाता है? प्रॉमिस। तो ये प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस दोनों को एक ही पार्ट में डिफाइन कर दिया गया है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सेक्शन 2 क्लॉज बी में दोनों को डिफाइन कर दिया गया है। आइए पढ़ते हैं। व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, नंबर 1, signifies his assent thereto. Number 2, the proposal is said to be accepted. Number 3, यहां तक तो किसकी डेफिनेशन आ गई? एक्सेप्टेंस की। वापस पढ़िए। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ा रहा हूं। The proposal is said to be accepted। अब X ने Y को कुछ proposal दिया या offer दिया। So when the person to whom the proposal is made, वो person यहां पर कौन है? Y है। He signifies his assent thereto, वापस अपनी assent या consent उस offer के प्रति communicate करेगा X को। तो important बात देखो, ध्यान से पढ़ो और समझने की कोशिश करो। डेफिनेशन अपने आप में क्या कहने की कोशिश कर रही है? When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, यानी कि जिसे ऑफर दिया गया है केवल वो ही पर्सन उसे एक्सेप्ट कर सकता है। When the person to whom the proposal is made, वो और ज्यादा में ज्यादा उसके बिहाफ पे उसका एजेंट। बस कोई थर्ड पार्टी Z आके इसके बिहाफ पे एक्सेप्टेड नहीं कर सकती है। यहां पर बात समझ में आ गई? तो when the person to whom the proposal is made, पहला पार्ट, he signifies his assent thereto, यानी कि एक्सेप्टेंस केवल अपने मन में मान के नहीं बैठ जाना है, यहां पर आपको एक्सेप्टेंस को वापस X को कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। बात आई समझ में? So when the person to whom the offer या proposal is made signifies his assent thereto, यानी communicates his assent thereto, assent मतलब वापस बता रहा हूं consent, हाँ भैया मुझे आपका ऑफर पसंद आ गया, समझ आ गया, मैं इस पे हामी भरता हूं। signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। ये acceptance की definition आ गई। when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, बेटा the proposal is said to be accepted। और जैसे ही ऑफर का एक्सेप्टेंस आता है, प्रपोजल का एक्सेप्टेंस आता है, वो प्रॉमिस बन जाता है या नहीं बन जाता है? A proposal when accepted becomes the promise। Such a simple definition। A proposal when accepted becomes promise। आ गई डेफिनेशन समझ में? कितनी इजी है देखो। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, and when a proposal when accepted becomes the promise। अब मुझे एक बात बताओ, आगे पढ़ना चालू करते हैं। प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, सेक्शन 2 का क्लॉज नंबर C। तो when the proposal is accepted,
ऑफर को या प्रपोजल को जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है, एक्स ने वाई को ऑफर दिया, क्या आप अपनी कार 9 लाख रुपए में मुझे बेचेंगे, तो वाई ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो अब जो बंदा ऑफर दे रहा है और जिस बंदे ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, इस वजह से प्रॉमिस बन जाता है या नहीं बन जाता है। तो जिसने ऑफर दिया वो तो हो गया प्रॉमिसर, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड ऑफरर भी बोला जाता है। देखिए इस बंदे को मैं जब तक अभी तक ऑफर देने की स्टेज चल रही है, ऑफरर एक्स को मैं ऑफरर बोल सकता हूं, वाई को मैं ऑफरी बोल सकता हूं, ठीक है। ऑफरर के जैसे ही प्रपोजर और प्रपोजी एक ही बात है, ऑफरर ऑफरी, प्रपोजर प्रपोजी। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही वाई ने ऑफर एक्सेप्ट किया तो एक प्रॉमिस क्रिएट हो गया या नहीं हो गया। तो द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसर, और जिसे प्रॉमिस किया गया वो हो गया प्रॉमिसी। कुछ भी बोल लो, ऑफरर ऑफरी, प्रपोजर प्रपोजी। और जब ऑफर एक्सेप्ट हो गया और प्रॉमिस क्रिएट हो गया तो जिसने ऑफर दिया वो तो हो गया प्रॉमिसर और दूसरा बंदा हो गया प्रॉमिसी। देखो अब इसमें छुपी हुई बात क्या है, मैंने आपको बोला था कि 2 सेट ऑफ प्रॉमिस बन रहे हैं। पहला सेट ऑफ प्रॉमिस बन रहा है 9 लाख रुपए देने का और दूसरा सेट ऑफ प्रॉमिस बन रहा है गाड़ी इधर से इधर देने का। तो बात समझिए, पहले वाले सेट ऑफ प्रॉमिस के लिए तो ये हो जाएगा प्रॉमिसर और ये हो जाएगा प्रॉमिसी, और दूसरे वाले सेट ऑफ प्रॉमिस के लिए ये हो जाएगा प्रॉमिसर और ये हो जाएगा प्रॉमिसी। ये बात क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, 2A सेक्शन 2 क्लॉज ए में हमने क्या पढ़ा कि ऑफर या प्रपोजल क्या होता है। सेक्शन 2 क्लॉज बी में हमने क्या पढ़ा कि एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस क्या होता है। सेक्शन 2 क्लॉज सी में हमने प्रॉमिसर कौन होता है, प्रॉमिसी कौन होता है, ये देखिए ये पढ़ा। अब ये जरूरी नहीं है कि हम आपको सारे सेक्शंस 2A, 2B, 2C, 2D एक फ्लो में पढ़ाएं, ऐसा कतई जरूरी नहीं है। जहां जहां जैसे जैसे जो जो एक फ्लो बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होगा आपको उस हिसाब से, उस फ्लो के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सिंपली ABCD के हिसाब से नहीं, फ्लो के हिसाब से, जिससे समझ में ज्यादा है उस तरीके से आपको आगे समझाया जाएगा। और हम ये फॉर्मूला तो देख ही चुके हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज प्रॉमिस। बच्चों यदि आप वो मेरा ट्री ध्यान रख लोगे, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मेक्स अग्रीमेंट, एग्रीमेंट व्हेन लीगली एनफोर्सिएबल इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको काफी सारे फॉर्मूलेज ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहला फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल। ये ऑटोमेटिकली आपको इस ट्री से याद हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। सेकेंड, एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। यस, प्रॉमिस ये तो हो गया सेकेंड, प्रॉमिस इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। देखो 3 फॉर्मूले आपको इस ट्री से अपने आप याद हो जाएंगे, और यूं केवल इन्हें घोटने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमने ऑफर की डेफिनेशन देख ली, एक्सेप्टेंस को समझ लिया, प्रॉमिस को समझ लिया। अब ट्री में प्रॉमिस के बाद में देखिए, प्रॉमिस के बाद में अपन पढ़ते हैं कंसिडरेशन किसे बोलते हैं। कंसिडरेशन मैंने आपको क्या समझाया था, कंसिडरेशन मतलब सबसे पहली बात तो जब एक्स वाई को कुछ देने की बात कर रहा है तो बदले में ही शुड गेट समथिंग इन रिटर्न और नॉट, उसे बदले में वापस कुछ कंसिडरेशन मिल रहा, वो कुछ कंसिडरेशन सामने वाले को दे रहा है तो बदले में उसे भी कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए या नहीं चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। सो कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न। लैटिन भाषा में इसे क्या बोलते हैं, क्विड प्रो क्यू। ये दोनों याद रखने जरूरी हैं, क्विड प्रो क्यू दैट इज
समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, अब समथिंग इन रिटर्न और which is having some monetarical value, money or money equivalent into the eyes of law। पूरा चैप्टर है, आज केवल कंसिडरेशन की डेफिनेशन समझिएगा। मीनिंग तो आप समझ चुके हैं, डेफिनेशन उस मीनिंग को कैसे डिफाइन कर रही है या और क्या क्या निकल के आ रहा है कंसिडरेशन की डेफिनेशन में, आइए समझना चालू करते हैं। सो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, the promisee or any other person, number 1 has done or abstained from doing, number 2 does or abstains from doing, or number 3 promises to do or abstain from doing something। तीन बातें बोली गई हैं। such act or abstinence is called consideration। अब यहां पर ईश्वर जानता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या क्या चिड़ियाएं गाई जा रही हैं। ठीक है, पार्ट्स में ब्रेक करो और समझो, अब भी समझ में आएगा। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person, X ने Y को ऑफर दिया, Y ने उसे एक्सेप्ट किया, तो X तो हो गया प्रोमिसर और Y हो गया प्रोमिसी। तो X के ऑफर देने के बदले में Y ने नंबर 1 he has done और abstained from doing। देखिए मैंने आपको कहा था ऑफर कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव ऑफर भी हो सकता है या नेगेटिव ऑफर भी हो सकता है। तो पॉजिटिव ऑफर कुछ करने के लिए ऑफर था तो Y ने वो कर दिया, या फिर कुछ नहीं करने के लिए ऑफर था तो Y ने वैसा कर, उन दोनों के बीच में कुछ नहीं करने के लिए था तो Y ने वैसा कर लिया। पॉजिटिव ऑफर, नेगेटिव ऑफर, इसमें भी डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, प्रॉमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी इन तीनों में पॉजिटिव ऑफर, नेगेटिव ऑफर, पॉजिटिव ऑफर, नेगेटिव ऑफर, पॉजिटिव ऑफर, नेगेटिव ऑफर की बात हो रही है। अब ये तीनों खुद में क्या है, अपन कहते हैं कंसिडरेशन कैन बी पास्ट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कैन बी प्रेजेंट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कैन बी फ्यूचर कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन कैसा भी हो सकता है, पास्ट में भी मिला हुआ हो सकता है, अभी हाथों हाथ इस हाथ दे इस हाथ ले वाला भी हो सकता है, और फ्यूचर वाला भी हो सकता है कि हम भविष्य की नेक्स्ट महीने की 15 तारीख को मैं आपको कार दूंगा और आप मुझे 10 लाख रुपए दे देना। बात समझ में आई? कंसिडरेशन कैन बी पास्ट कंसिडरेशन, इट कैन बी प्रेजेंट कंसिडरेशन, इट कैन बी फ्यूचर कंसिडरेशन। तीनों के एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट कंसिडरेशन का एग्जाम्पल लेता हूं। जब भी आप किसी वेजिटेबल वेंडर के पास में, सब्जी वाले के पास में जाते हैं तो आप वेजिटेबल, आप एक्स हैं, आप वेजिटेबल वेंडर को बोलते हैं भैया आपने मैंगोस कैसे दिए, मैंगोस का टाइम चल रहा है अभी, आपने मैंगोस कैसे दिए? वो बोलता है सर हापुस आम 100 रुपीज के जी, अल्फांसो मैंगोस 100 रुपीज अ के जी। तो आप कहते हैं ठीक है भैया 2 किलो अल्फांसो मैंगोस पैक कर दीजिए। तो आप उसे हाथों हाथ 200 रुपीज दे रहे हैं और वो आपको हाथों हाथ 2 kg अल्फांसो मैंगोस पैक करके दे रहा है। तो ये जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है दोनों को प्रेजेंट में इस हाथ दे इस हाथ ले हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपको 200 रुपए उसको देने हैं, उसे 200 रुपए हाथों हाथ मिल रहे हैं और वो 2 kg मैंगोस आपको हाथों हाथ बांध के दे रहा है। सो कंसिडरेशन कैन बी प्रेजेंट कंसिडरेशन और नॉट, इस हाथ दे इस हाथ ले अभी एक्चुअल में प्रेजेंट में हो रहा है या नहीं हो रहा है? कंसिडरेशन कैन बी फ्यूचर कंसिडरेशन ऑल्सो। फ्यूचर कंसिडरेशन को देखने की कोशिश कीजिए। फ्यूचर कंसिडरेशन, एक्स जोधपुर में रहता है, वाई जयपुर में रहता है। वाई के पास में एक मर्सिडीज कार है जो कि एक्स को बड़ी पसंद है, एक्स उसका फ्रेंड है वाई का, और वाई के पास में एक मर्सिडीज कार है जो कि उसे बड़ी पसंद है। इन दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है? एक्स वाई को बोलता है वाई भैया मैं अगले
महीने की 15 तारीख को जयपुर आ रहा हूं, तो मैं क्या आप अपनी कार मुझे बेचेंगे 10 लाख रुपए में? बोला हाँ सर बेचूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन दोनों के बीच में डिसाइड होता है अगले महीने की 15 तारीख को मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा, और ये उसे वादा करता है कि उसी महीने की अगले महीने की 15 तारीख को मैं आपको कार दे दूंगा। तो दोनों एक दूसरे को फ्यूचर कंसिडरेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, समथिंग इन रिटर्न दे रहे हैं जो फ्यूचर में मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। यस, सो ये एग्जाम्पल हो गया फ्यूचर कंसिडरेशन का। देखिए कंसिडरेशन कैन बी पास्ट कंसिडरेशन, कैन बी प्रेजेंट कंसिडरेशन, कैन बी फ्यूचर कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन इस हाथ दे इस हाथ ले, फ्यूचर कंसिडरेशन जो कि फ्यूचर में मिलने वाला है। और पास्ट कंसिडरेशन का एग्जाम्पल देखिए, हमें टाइम फ्रेम जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ना उस समय से देखना है कि वो पास्ट कंसिडरेशन होगा, वो प्रेजेंट कंसिडरेशन होगा, या फिर वो फ्यूचर कंसिडरेशन होगा। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं पास्ट कंसिडरेशन का। देयर इज अ गर्ल जी, उसके पास में एक पोमेरियन डॉग है। वो पोमेरियन डॉग एक दिन घर से लापता हो जाता है, तो वो गर्ल जो है वो एडवर्टाइजमेंट छपवा देती है न्यूज़पेपर में कि आई हैव अ पोमेरियन डॉग, जिसकी डिटेल्स ये हैं, वो उसका कलर ये है, उसके लेफ्ट पैर पे एक टिल है, आइडेंटिफिकेशन मार्क ये है, जो भी उस डॉग को मेरे पास में ढूंढ के लाएगा मैं उसे 1000 रुपीज बतौर इनाम दूंगी, मैं उसे 1000 रुपीज बतौर इनाम दूंगी। ये एडवर्टीजमेंट एक्स ने पढ़ा। एक्स को वो कुत्ता बाय चांस, वो पोमेरियन डॉग बाय चांस घूमते हुए मिल गया रास्ते में। तो एक्स ने उस डॉग को उठाया, जो भी एड्रेस उस एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ था वो देखते हुए उस गर्ल के पास में पहुंचा और उसे डॉग हैंड ओवर कर दिया। अब बेटा कॉन्ट्रैक्ट किस समय बना? जिस समय डॉग एक्स के द्वारा उस लड़की को हैंडओवर हो गया। तो अब ये कंफर्म हो गया कि गर्ल उसे 1000 रुपीज देने वाली है, ठीक है। तो जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बना, उससे कॉन्ट्रैक्ट बना ही क्यों? क्योंकि एक्स ने वो डॉग उस गर्ल को लाके दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम गर्ल को तो कंसिडरेशन पास्ट में पहले ही मिल चुका है या नहीं मिल चुका है, और अब केवल उसे एक्स को 1000 रुपीज देने बाकी हैं या नहीं बाकी हैं। आया समझ में? कॉन्ट्रैक्ट बनने का कारण भी वही था, और बनने से पहले ही डॉग उसे मिल गया, इसीलिए तो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। सो जी इज गेटिंग पास्ट कंसिडरेशन, ठीक है। तो कंसिडरेशन कैन बी पास्ट कंसिडरेशन, इट कैन बी प्रेजेंट कंसिडरेशन, इट कैन बी फ्यूचर कंसिडरेशन। ये बात समझ में आई? हैज, देखो इसमें पास्ट टेंस यूज हो रहा है, हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग। डज प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है? डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग। प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। फ्यूचर टेंस काम में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? तो कंसिडरेशन कैन बी पास्ट कंसिडरेशन, इट कैन बी प्रेजेंट कंसिडरेशन, इट कैन बी फ्यूचर कंसिडरेशन। और ऑफर यदि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी चीज करने के लिए वैसा कंसिडरेशन। हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग। आ गई डेफिनेशन समझ में? ऑफर या प्रपोजल की, एक्सेप्टेंस की, प्रॉमिस की, कंसिडरेशन की, चारों की डेफिनेशन। और पांचवा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस गिव्स अस प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन गिव्स अस अग्रीमेंट, एग्रीमेंट व्हेन लीगली एनफोर्सिएबल इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हाथों हाथ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी हाथों हाथ देख लीजिए क्या है। सेक्शन 2H क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ये तो अपन शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? ये देखिए, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल। ये वाली डेफिनेशन देखनी रह गई थी, एग्रीमेंट वाली। आइए इसे भी देखते हैं ताकि हमारी ट्री की डेफिनेशंस पूरी हो जाए। Every promise or every set of promise
फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। देखिए, एक्स ने वाई को 10 लाख रुपए देने का वादा किया और वाई ने उसे अपनी मर्सिडीज कार देने का वादा किया। तो एक्चुअली दो सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्म हो रहे हैं या नहीं? एक्स वाई को 10 लाख रुपए देगा, इसके बदले में क्या प्रॉमिस आ रहा है? कार मिलने का। और वाई एक्स को कार देगा, इसके बदले में क्या प्रॉमिस आ रहा है? 10 लाख। सो ये जैसे ही एवरी प्रॉमिस and every set of promise forming the consideration for each other is an agreement। जैसे ही इन दोनों ने आपस में दो सेट ऑफ प्रोमिसेस बना लिए, वैसे ही ये एक्स और वाई के बीच में कार और रुपए देने का एक अग्रीमेंट बन गया या नहीं बन गया? आ गया समझ में? इट्स सो सिंपल। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, आओ पढ़ लेते हैं। एन एग्रीमेंट इज क्रिएटेड बाय एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस बाय द पार्टीज व्हेन वन पर्सन प्रपोजेस टू अनदर and other person accepts it। every proposal when accepted becomes an agreement irrespective of the fact that it may be enforceable by law or not। ये लास्ट लाइन क्या बोल रही है? मर्डर करने के लिए भी एग्रीमेंट बन सकता है। तुम एक्स का मर्डर कर दो और मैं तुम किसी का मर्डर कर दो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। जरूरी नहीं है वो एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सिएबल भी हो, ये तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जरूरी नहीं है। पर जब सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर वाली सिचुएशन आ जाती है, इधर से इधर 10 लाख रुपए जाने, इधर से इधर कार जानी है, वैसी सिचुएशन आ जाती है, तो वो दोनों बंदों के बीच में एक तरीके का एग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है या नहीं हो जाता है? और ये तो आप जानते ही हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मेक्स अग्रीमेंट। तो कई जगह इसको मैंने आपको पहले भी बोला था, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को एग्रीमेंट डायरेक्टली बोल दिया जाता है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, एक्चुअल में यहां ये जो लिखा गया है उसका कारण क्या है, क्योंकि जैसे ही ऑफर का एक्सेप्टेंस आ जाता है और यदि उसमें कंसिडरेशन का एलिमेंट भी है तो वो कई जने इसे एग्रीमेंट भी रेफर करते हैं। और एग्रीमेंट की सही फॉर्मूला क्या होगा? एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। ये बात समझ में आ गई बेटा? ओके, सो इसी के साथ में हमने इस ट्री फॉर्म पार्ट के लेफ्ट हैंड साइड की डेफिनेशंस पूरी कर ली है। आइए अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि कितने अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या अग्रीमेंट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।